तो आज हम लोग 23/11 का इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू की जो मेजर न्यूज हैं पिछले 1-2 दिन की वो देखते हैं। एक तो इसमें चुनाव चल रहा है, वो हम लोग देखेंगे। चुनाव वर्सेस उपचुनाव, क्या अंतर होता है दोनों में, एक ये। दूसरा, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। इसके अलावा हम इंडियाज फॉरेक्स देखेंगे, भारत का जो फॉरेक्स की स्थिति क्या है। अष्टामुडी झील के बारे में देखेंगे। अष्टामुडी है, अष्टामुडी, और भी 1-2 न्यूज हैं जो हम लोग देखेंगे ब्रीफ में। तो शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला टॉपिक हम लोग जो कह रहे थे डिस्कस करेंगे, चुनाव और उपचुनाव। पहले हम लोग चुनाव देखते हैं, फिर देखते हैं उपचुनाव क्या होता है। चुनाव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलेक्शन, ELECTION। ठीक है, तो चुनाव होते हैं हमारे पास दो मेजर, एक तो विधानसभा, किसी का भी चुनाव हो, विधानसभा है विधान परिषद, दोनों को क्या कहते हैं संयुक्त रूप से? विधानमंडल बोलते हैं। एक होता है संसद का चुनाव, संसद में सब आ जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और एक होता है आपका पंचायत का, स्थानीय निकाय चुनाव। इसके अलावा कोई चुनाव तो नहीं होता है मेरे हिसाब से, स्थानीय निकाय का चुनाव। तो ये चुनाव जिनके बारे में आपने सुना होगा, जाना भी होगा। इस समय जो चुनाव चल रहा है, विधानसभा का चुनाव चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। तो विधानसभा का चुनाव चल रहा है 2 जगहों पर। उसी से हम लोग समझते हैं चुनाव क्या है। विधानसभा का चुनाव चल रहा है महाराष्ट्र में और रिजल्ट्स भी आ चुके हैं, और दूसरा हो रहा है झारखंड में। महाराष्ट्र की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 288 सीटें हैं। ये क्वेश्चन आता है, पीटी वगैरह में पूछ लिया जाता है। और झारखंड में विधानसभा में 81 सीट्स हैं। सीटें मतलब कॉन्स्टिट्यूंसीज कितनी हैं। तो अभी ये जो चुनाव हो रहा है इस समय, जिसमें सभी 288 सीटों पर चुनाव हुआ, ठीक है, इस पर सभी सीटों पर, मतलब ये सभी सीटों पर चुनाव, मतलब इसको कैसे कह सकते हैं कि विधानसभा या संसद भंग होने के बाद या टर्म खत्म होने के बाद, कार्यकाल खत्म होने के बाद, कार्यकाल खत्म होने के बाद जो चुनाव होते हैं उनकी बात है। जो चुनाव होते हैं उन्हें जनरल इलेक्शन या सामान्य चुनाव कहते हैं। सामान्य चुनाव या जनरल इलेक्शन। जैसे अभी जो एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं जनरल इलेक्शन चुनाव, जैसे अभी जो चुनाव हुआ है 2024 का लोकसभा चुनाव, जब अप्रैल मई में हुआ है, ठीक है, जनरल चुनाव। इस समय जो विधानसभा महाराष्ट्र झारखंड का हो रहा वो है, ये हो गया जनरल इलेक्शन, ठीक है। अब
जो 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, इसमें आपने देखा, एग्जाम्पल के रूप में हम लोग राहुल गांधी को ले लेते हैं, जो हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन भी हैं। इन्होंने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था ना, एक वायनाड से, एक मुझे लग रहा है रायबरेली से लड़ा था। तो इन्होंने क्या किया, वायनाड सीट अपनी छोड़ दी, यहाँ से छोड़ दी, रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया वायनाड सीट से। क्यों दे दिया? क्योंकि एक व्यक्ति 2 सीटों पर चुनाव तो लड़ सकता है, लेकिन दोनों सीटों होल्ड नहीं कर सकता एक साथ में। तो इस्तीफा दे दिया, तो सीट हो गई खाली, वायनाड सीट खाली। आप लोग सोच रहे होंगे वायनाड सीट कहाँ है? ये केरला में है, केरला की कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है। तो वायनाड सीट खाली हो गई, तो क्या खाली रहेगी हमेशा? नहीं। चुनाव हुआ मई में, इस्तीफा दिया, अभी हम लोग नवंबर में हैं, तो अब नवंबर में फिर से चुनाव होगा। अब नवंबर में होगा, फिर से चुनाव हो रहा है, तो पुनः इस सीट पर चुनाव होगा। तो ये जो चुनाव होगा, केवल एक सीट के लिए चुनाव होगा, बस ओनली 1 सीट वायनाड के लिए। कुछ और सीटें भी इसी तरह के भारत में खाली हुई हैं, जो 20-25 सीटें हैं, उन्हीं पर चुनाव हुआ। तो ये जो चुनाव हुआ, यह है उपचुनाव, इंग्लिश में बाई इलेक्शन बोलते हैं। तो बाई इलेक्शन और मेन इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शन है, इसमें डिफरेंस समझ में आया? और क्या है, इसी तरह से और भी कई सीटों पर चुनाव हुआ है। अब सीट खाली किसी भी तरीके से हो सकती है, जैसे सीट खाली हुई बीच कार्यकाल में, तो सीट भरने के लिए जो चुनाव होगा, तो सीट भरने के लिए जो चुनाव होगा, वो होगा उपचुनाव। क्लियर? व्यवहार में समझिए, शब्द तो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। वो होगा उपचुनाव, बाई इलेक्शन। यहाँ आपके लिए जानना जरूरी है, सीट खाली कैसे होगी। बीच कार्यकाल का मतलब, मान लीजिए किसी का कार्यकाल है 2024 जनवरी से, कोई विधानसभा है 5 साल का होता है 2029 जनवरी तक। अब यहाँ पर 2025 में मान लीजिए कि 8 सीटें खाली हो गई, तो उन पर चुनाव होगा। 27 में 3 सीटें खाली हो गई, तो इस पर चुनाव होगा। तो ये बाई इलेक्शन होंगे। लेकिन 24 वाला जो हुआ था चुनाव, वो जनरल इलेक्शन था, ठीक है। अभी क्लियर? सीटें खाली कैसे होती हैं? या तो इस्तीफा दे दिया, या फिर अयोग्य घोषित हो गया। अयोग्य जैसे कि एंटी डिफेक्शन लॉ है, 10वीं अनुसूची संविधान की, उसके तहत। या फिर हो सकता है कोई डिसीज हो जाए, मृत्यु होने पर। तो इन वजहों से जो पद खाली होगा, तो सीटें भरी जाएंगी, उसके लिए उपचुनाव होगा। अब दूसरा जो मेजर जो डिफरेंस है, वो ये है, जो आपको याद रखना है। प्रोसेस आपने समझ लिया क्या? कि जो जनरल चुनाव होता है, जनरल इलेक्शन चुनाव को सामान्य चुनाव लिखिए आप लोग। जो सामान्य चुनाव होगा, सामान्य चुनाव में जो कैंडिडेट या सदस्य होगा, जो सदस्य, अब सदस्य मतलब विधायक या सांसद, जिससे आप बखूबी वाकिफ होंगे। संसद का सदस्य सांसद कहलाता है, अब विधानसभा का सदस्य विधायक कहलाता है, ठीक है। तो
जनरल चुनाव में जो सदस्य चुना जाता है उसका कार्यकाल पूरा 5 वर्ष होगा। जबकि उपचुनाव में जो सदस्य चुना जाएगा, उपचुनाव में सदस्य का कार्यकाल कितना होगा? सदस्य का कार्यकाल या कार्यकाल बचे हुए पीरियड के लिए होगा, बचे हुए समय के लिए होगा। मतलब ये कि जैसे 24 में ये वाला चुनाव हुआ था जनरल, ये 2024 चुनाव मान लीजिए हुआ। अब यहाँ पर जो हुआ 26 में अगर चुनाव इसका होता है उपचुनाव, ये खत्म कब होगा? 29 में। तो ये केवल 2029 तक रहेगा, ऐसा नहीं कि 5 साल जुड़ेगा इसमें ना। उपचुनाव में जो सदस्य चुना जाएगा उसका कार्यकाल जो बचा हुआ समय है उस विधानसभा का या संसद का, उतने कार्यकाल के लिए होगा। ये मुख्य अंतर है जो आपको याद रखना है। रेस्ट ऑफ थिंग प्रोसेस याद रखिए कैसे होता है कि सांसद कोई चुन लिया गया या कोई विधायक चुन लिया गया, तो दोनों में अंतर आपको पता है ना कि संसद जो होती है, हमारी जो संसद है, ये मान लीजिए संसद है, तो यहाँ का जो सदस्य होता है उसे क्या बोलते हैं? सांसद। और जो विधानमंडल होता है राज्य में, उसका जो मेंबर होता है उसे विधायक बोलते हैं। ठीक है, तो कोई सदस्य सांसद या विधायक चुन लिया गया, किसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई या उसने इस्तीफा दे दिया या किसी वजह से उसे अयोग्य ठहरा दिया गया, तो ऐसी स्थिति में जो सीट खाली होगी उसके लिए चुनाव करवाया जाएगा उस सीट के लिए, और वो जो चुनाव होगा वो उपचुनाव कहलाएगा। और उपचुनाव के बाद जो कैंडिडेट चुनकर आएगा वो बचे हुए कार्यकाल के लिए सांसद या विधायक रहेगा। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, हमारा जो ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। ग्लोबल अलायंस ALLIANCE, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। आप लोग सुनिए और समझिए, जो जरूरी बातें हैं वो लिखिए। अब प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है, लिख तो आप लोग लेंगे क्योंकि बिना समझे आप इतना सारा कंटेंट याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो समझ लीजिए, लिखिए बाद में। दूसरी बात है ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। इसके बारे में खास बात क्या है, इसके अभी जो बैठक हुई है किसकी? G20। तो G20 की जो बैठक हुई है कहाँ हुई है? G20 की रियो बैठक, रियो डी जेनेरियो में हुई है, रियो डी जेनेरियो में हुई। अब ये रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट शहर है, ये है ब्राज़ील में। और ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया। ब्राज़ीलिया कर लीजिए। ठीक है, तो G20 में जो बैठक हुई है अभी 2024 की, अगली बैठक कहाँ होगी इसकी G20 की? अगली बैठक होनी है साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका, मतलब दक्षिण अफ्रीका में 2025 की बैठक होगी। ठीक है, तो यही जो G20 की बैठक हुई है रियो में, इसी बैठक में G20 की 2024 की बैठक में यह संगठन अस्तित्व में आया कि बैठक में यह संगठन बना। तो G20 बैठक का एक परिणाम है। ठीक, एक संगठन है। ठीक है,
संगठन है तो सदस्य कौन बना इसका? यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। नंबर 1, यह संगठन जो बना ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी किस बैठक के दौरान अस्तित्व में आया? तो G20। इसके सदस्य कौन है? सरकार और गैर सरकार दोनों। अब गैर सरकार अगर आप समझ लेंगे, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन आता है कि क्या केवल देश इसके सदस्य हैं या अन्य लोग भी हैं इसके पक्षकार। तो सरकार तो इसके है ही, सरकार का मतलब देश। गैर सरकार भी हैं, ठीक है, इसका सदस्य। गैर सरकार में आपके जैसे अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो सकते हैं। अब इसमें जैसे कि वित्तीय संस्थान में आपका WB है, वर्ल्ड बैंक, IMF है, ठीक है। इस संगठन में FAO हो सकता है आपका। इसी तरह से अन्य संगठन भी हैं और प्राइवेट संगठन जो हैं वो भी हैं, जो फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, मानव कल्याण के लिए जो लोग काम करते हैं वो भी हैं। तो आपको सदस्य में स्पष्ट हो गया कि कौन कौन इसके सदस्य हैं, जो आपके लिए जानना जरूरी है। इसका उद्देश्य आपको लिखना है तो नाम में ही लिखा हुआ है इसका। क्या है? अलायंस, ग्लोबल मतलब वैश्विक होता है, अलायंस मतलब गठन या संगठन होता है। किसके लिए बनाया गया? हंगर एंड पॉवर्टी के लिए। आप हंगर एंड पॉवर्टी पर फोकस कीजिए। किसके लिए है? हंगर एंड पॉवर्टी, भूखमरी और गरीबी। तो उद्देश्य है गरीबी और भूखमरी को दूर करना, दूर करने के लिए बनाया गया है। ये क्यों जरूरी हो रहा है अभी आप लोगों को पता होगा। ये गरीबी और भूखमरी जब आप पढ़ेंगे SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसमें कितने टारगेट्स हैं? सस्टेनेबल 17 लक्ष्य हैं, ठीक है, और इसके उपलक्ष्य 169 हैं। SDG का फुल फॉर्म है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, तो गरीबी और भुखमरी को दूर करने के लिए बनाया गया है। अब यहाँ पर इशू आता है कि पैसा कहाँ से आएगा? फंड। तो फंड कोई बनाया नहीं गया इसकी, तो काम कैसे करेगा? इसमें एक ही चीज़ है जो आपके लिए जरूरी है। यह एक प्लेटफॉर्म होगा, यह एक प्लेटफॉर्म होगा जहां पर देश परस्पर सपोर्ट ले सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं। अब सपोर्ट किस तरह का? सपोर्ट है आपका टेक्निकल सपोर्ट, पहले आप लिखिए पॉलिसी सपोर्ट। पॉलिसी सपोर्ट मतलब किसी देश ने कोई नीति बनाई है, उसने अच्छा परफॉर्म किया है तो उससे पूछ लीजिए। टेक्निकल सपोर्ट आप ले सकते हैं कि तकनीकी रूप से कैसे उसने लागू किया, तकनीकी समर्थन जिसको बोल सकते हैं। और फाइनेंशियल सपोर्ट, बस दोनों देश आपस में एग्री कर जाइए और ले लीजिए, बाकी यहाँ इसका कोई रोल है नहीं। तो ये म्यूचुअली परस्पर देशों के बीच समझौता, परस्पर देशों के बीच समझौता। अब फाइनेंशियल सपोर्ट में क्या, या तो पैसा दे दे ग्रांट के रूप में, जिसको दान बोलते हैं, या फिर सस्ता लोन दे दे वो। कुल मिला के उद्देश्य है इसको गरीबी और भुखमरी को दूर करना। गरीबी भुखमरी पर फोकस हमेशा रहेगा। ये कंटेंट आपको हर जगह मिलेगा, चाहे आप SDG के पढ़ें, संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ेंगे अभी, चाहे आप UNFCCC वाली बैठक होती है तो वहाँ हर जगह ये मुद्दा छाया रहता है, गरीबी और भुखमरी का, क्योंकि SDG का ये पार्ट है। तो बस यहीं से हम खत्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं।
यहाँ इसी टॉपिक में अगर एक चीज़ जोड़नी है तो जोड़ सकते हैं कि देखो भुखमरी कोरोना के बाद से क्या हुआ, कोरोना तक स्थिति सुधरी थी, उसके बाद स्थिति और ख़राब हुई, डाउन हो गया। अब देखिए संघर्ष चल रहा है, युद्ध, वैश्विक युद्ध, जैसे कि इजराइल हमास का चल रहा है, रूस यूक्रेन का चल रहा है, तो इससे भी स्थिति क्या हो गई और ख़राब हो गई। तो जो लोग काम नहीं मिल पा रहा है तो बीपीएल नीचे और चले गए, ठीक है। तो गरीबी भुखमरी बढ़ रही है। हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, काफ़ी डिटेल में हो ही चुका है होप सो। तो अभी हम अगला टॉपिक लेते हैं फॉरेक्स का। फॉरेक्स क्या होता है, पहले तो इसको हम फुल फॉर्म ही देख लेते हैं। कई जगहों पर ये फुल फॉर्म ही पूछा जाता है। पूर्ण रूप क्या है, देखो FOR इज फॉरेन, EX पर एक्सचेंज, बस इतना है। अब क्या, फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा हम लोग जो रखते हैं, इसका डेटा सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। फॉरेक्स का सरकार में आपकी RBI के द्वारा, शायद अभी जो डेटा पब्लिश हुआ है उसी वजह से मैं इसको लेकर आया हूँ आज बीच में। तो फॉरेक्स के घटक क्या हैं, मतलब हम फॉरेक्स किसे कहते हैं, जब हम फॉरेक्स कह रहे हैं तो हम किसकी बात करते हैं। फॉरेक्स के घटक हैं, घटक कितने हैं फॉरेक्स के, 4। फॉरेक्स के घटक हैं 4 और इन चारों के नाम हम बताते हैं अब। पहला है FCA, फुल फॉर्म फॉरेन करेंसी असेट्स, फॉरेन करेंसी असेट्स। फॉरेन का मतलब विदेशी होता है, आप लोग जानते ही होंगे, जैसे कि यहाँ फॉरेन लिखा हुआ तो फॉरेन विदेशी, फॉरेन का मतलब विदेशी। तो फॉरेन करेंसी जो विदेशी मुद्रा है हमारे देश में, RBI के पास, देश में RBI के पास, उसकी बात कर रही है जो देश में RBI के पास संरक्षित, ये फॉरेक्स जो है मेंटेन होता है RBI के पास में, RBI के पास सुरक्षित रहता है। इस समय 600 से ज़्यादा चल रहा है, 600 बिलियन डॉलर। तो RBI के पास सुरक्षित होता है, मतलब ये जो फॉरेक्स है इसका कस्टोडियन कौन है, संरक्षक है RBI। तो यही RBI मार्केट में, बाजार में पैसा डालता है, विदेशी मुद्रा डालता है और विदेशी मुद्रा सोखता भी है, ले भी लेता है। फॉरेक्स का जो बाजार होता है उसे फॉरेक्स मार्केट बोलते हैं, फॉरेक्स मार्केट। तो फॉरेक्स मार्केट में किसका लेन देन होगा, जो हम लोग पढ़ रहे हैं फॉरेन करेंसी असेट्स। अब इसका मतलब ये, फॉरेन करेंसी असेट्स कौन सी, विदेशी मुद्रा है। विदेशी मुद्रा कौन सी, जैसे डॉलर है, येन है आपका, ठीक है, आपकी यूरो है, सारी विदेशी मुद्राएं हैं। तो ये जो विदेशी मुद्रा हमारे पास कितनी है उसी को हम बोलते हैं फॉरेन करेंसी असेट्स, ठीक। अगला, ये तो एक हो गया। दूसरा, हमारे पास जो सोना रखा हुआ है, हमारे पास मतलब हमारे पास नहीं, RBI के पास। तो आपको याद करना है सोना, सोना नहीं है बट सोना है, गोल्ड। फॉरेन करेंसी असेट्स को हम लोग हिंदी में, इंग्लिश में, हिंदी में लिख सकते हैं विदेशी मुद्रा, विदेशी मुद्रा संपत्ति। तो गोल्ड हो गया, कितना RBI के पास होगा उसको जोड़ लीजिए। इसके बाद आप जोड़ेंगे SDR। SDR क्या है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ठीक है। और चौथा, IMF रिवर्स रिजर्व ट्रांसपोजिशन,
या IMF ट्रांस करके आता है। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। रिजर्व ट्रांसपोजिशन, IMF के पास हमारा कुछ पैसा जमा है कोटे, जब वहाँ कोटे में जमा होता है IMF का जो कोटा भारत को मिला हुआ है, कोटा में जो जमा है इसका, ये हमारे पास नहीं, IMF के पास है विदेश में। तो ये कोटा तब काम आता है जब हमारे पास कुछ संकट आ गया, जैसे BOP क्राइसिस, जो कि कब आया था 1992 में जब आया था, तो हमने उधार लिया। तो कभी आएगा तो आपको उधार यहाँ से मिल जाएगा, जिसे एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी बोलते हैं। अभी इस समय जैसे चल रहा है श्रीलंका में क्राइसिस, तो उसने अभी IMF से लिया है लोन। ठीक है, तो ये चारों घटक याद करेंगे। इसमें से घटक के नाम भी पूछ लिए जाते हैं, या पूछा जाता है कौन सा घटक नहीं शामिल है या शामिल है। ठीक है, इस समय जो रिजर्व है हमारे पास लगभग 650 लगभग बिलियन डॉलर है। डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, लगभग डेटा आप रखिए, 600 प्लस चल रहा है इस समय, क्योंकि हर 3 महीने पर रिवाइज होता है, 2-3 महीने पर। तो आपके लिए जानना जरूरी था फॉरेक्स क्या है, फॉरेन एक्सचेंज, इसका संरक्षक कौन होता है या कौन इसकी देखभाल करता है, RBI करता है। फॉरेक्स में शामिल है फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड रिजर्व, SDR और IMF ट्रांस। यहाँ पर SDR के बारे में आप थोड़ा जान लीजिए। SDR को IMF की मुद्रा कहा जाता है। दूसरा जो बहुत जरूरी है, इसे पेपर गोल्ड भी कहते हैं। किसे पेपर गोल्ड कहा जाता है, तो IMF SDR को। ठीक है, ये आपका खत्म होता है। अगला हम लोग देखते हैं, एक टॉपिक है हमारा अष्टामुडी झील का। अष्टमुडी या अष्टमुडी झील, ये आपका द हिंदू में आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पोल्यूशन हुआ है बहुत ज़्यादा। न्यूज में क्यों है, मछलियाँ, बड़े पैमाने पर मछलियों की मृत्यु हो गई यहाँ पर, बड़े पैमाने पर मछलियों, लिखिएगा लियो हो गया, मछलियों की मृत्यु इस वजह से चर्चा में है। ठीक है, अब हम समझते हैं अष्टमुडी लेक लोकेशन क्या है। लोकेशन मतलब कहाँ है, स्थिति। यह है केरल में। केरल तो आप लोग जानते हैं ना कहाँ है, ये रहा हमारा भारत और ये रहा हमारा केरला, यहीं पर हो गया आपकी अष्टमुडी झील। ठीक है, ये क्या है, अष्टमुडी झील बैक वाटर है, इसे कयाल भी कहते हैं, कयाल या बैक वाटर, स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। क्वेश्चन आता है इसको लेकर ज्योग्राफी में कि कयाल क्या होते हैं, तो कयाल झीलें होती हैं, और कहाँ कयाल झीलों को किस क्षेत्र में कयाल कहा जाता है, तो केरला में। ठीक है, तो बैक वाटर है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं न्यूज में कैसे और क्यों है। तो बड़े पैमाने पर मछलियों की मृत्यु हुई, कारण, जो कारण बताया गया है, क्या है इसका कारण, प्रदूषण। कौन सा, झील है तो झील में कौन सा प्रदूषण होगा, जल। जल प्रदूषण कैसे, तो झीलों में या कोई भी पानी जो हमारा पोल्यूट होता है, उसके जो रीजन्स आपको पता है, वही सारे रीजन्स हैं। तो एक तो है सॉलिड वेस्ट, जो म्यूनिसिपल जो निकलता है ना, म्यूनिसिपल शहरों में सॉलिड वेस्ट जो निकलता है घरों से, वो। दूसरा बताया जा रहा है माइक्रो प्लास्टिक, छोटी छोटी प्लास्टिक, क्योंकि इसके अवशेष मिले हैं मछलियों के शरीर से। अगला आपका हो जाएगा भारी धातुएं,
हेवी मेटल्स शरीर में प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट में क्या है खास बात, क्योंकि इससे क्या हुआ, न्यूट्रेंट इंडेस्ड हो गए। न्यूट्रेंट मतलब पोषक तत्वों की अधिकता हो गई। क्या हुआ, पोषक तत्वों की अधिकता। इसका परिणाम क्या हुआ, पोषक तत्वों की अधिकता का परिणाम हुआ ये कि अलगी, अलगल बूम बोलते हैं, बहुत बड़ी संख्या में जो शैवालों की संख्या बढ़ गई झील में। जब झील में इनकी संख्या बढ़ जाती है तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन खपत में वृद्धि, ऑक्सीजन खपत में वृद्धि हो जाएगी, तब होगा जो अन्य समुद्री जीव हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अन्य समुद्री जीवों के लिए ऑक्सीजन की कमी, और जब ऑक्सीजन कम हो जाता है तो हम लोग क्या हो जाता है, कोई भी जीव हो मर जाता है। तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसीलिए मछलियाँ मर गई। ये बताया गया है जो आरंभिक जांच हुई उसमें। इस वजह से समस्या हुई। तो एक तो सॉलिड वेस्ट हो गया, माइक्रोप्लास्टिक, भारी धात्विक, इंडस्ट्रियल वेस्ट, घर से निकलने वाला कूड़ा, प्लस यहाँ पर इंक्रोचमेंट हो रहा है। इंक्रोचमेंट तो आप लोग समझ रहे होंगे ना, क्या बोलते हैं, अतिक्रमण। जब कोई जितनी ज़मीन जिसको मिली है उसके आगे बढ़कर सरकारी ज़मीन पर कब्जा करता है, अवैध कब्जा सरकारी ज़मीन पर या सरकारी संसाधनों पर, इसी को बोलते हैं अतिक्रमण। अतिक्रमण से क्या होगा, झील छोटी होती जाएगी। तो ये उसके कारण हैं। एक और कारण इसमें बताया गया वाटर हैसियंथ का, जलकुंभी। जलकुंभी आप लोग सर्च कर लीजिए इंटरनेट पे तो आपको पहचान जाएंगे। जलकुंभी कुंभी घड़े जैसी होती है। कुछ क्षेत्रों में जैसे यूपी में पर हैं तो इसका लोकल नेम पुपुही बोलते हैं। क्या बात, पुपुही। तो आप लोग वाटर हैसियंथ सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप पहचान लेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब इसके बारे में खास बात क्या है, ये इन्वेसिव स्पीसीज है, मतलब विदेशी प्रजाति है जो हमारे यहाँ लाई गई थी, और इससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैलता है, इसीलिए इसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये किसी तालाब में पहुंच गई तो क्या होती है, बहुत तेज़ वृद्धि करती है और फिर उसकी पूरी सतह भर जाती है इसी से, और जब ये भर जाएगी तो बाकी जो जीव होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन वगैरह कम हो जाती है, वो मरने लगते हैं फिर। इसीलिए इसको बंगाल का आतंक, क्योंकि बंगाल में पानी वर्षा होती है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ बंगाल का आतंक कहते हैं इसे। तो यहाँ पर भी झील में ये जलकुंभी बहुत तेज़ी से फैल रही है। फैलने से क्या होगा, जल जो सरफेस होता है ये पूरा भर जाएगा, और जब ये भर जाएगा तो मछलियों के लिए जगह नहीं, प्लस जो वहाँ रहते हैं लोग, कौन, फिशर्स, क्या बोलते हैं उनको, जो मत्स्य पालक हैं, फिशरमैन, उनकी नाव इसमें कैसे चलेगी, नाव है या जो जाल यूज़ करते हैं वो लोग, वो कैसे फेंकेंगे, तो कैसे मछलियाँ इसमें निकालेंगे, तो इनकी आजीविका पर संकट आ जाता है, जो कि यहाँ पर है। आजीविका मतलब क्योंकि लोग क्या करते हैं, मत्स्य पालक मछली समुद्र से निकालते हैं या झील से निकालते हैं और फिर बाजार में बेच देते हैं, उसी से इनकी आजीविका चलती है। अगर ये मछली ही नहीं होंगी तो आजीविका पर संकट हो जाएगा, और जब आजीविका पर संकट आएगा तो क्या होगा, ये गरीबी रेखा से नीचे चले जाएंगे, भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। भुखमरी, गरीबी, बच्चों की पढ़ाई, ये सब सफ़र करेगा।
तो ये हमने इसके प्रभाव पर चर्चा की, कैसे क्या है क्या नहीं है। अच्छा, इसी पेपर में 2 चीज़ें लिखी हुई, तो नोट करके आप लोग लिख लीजिए, हो सकता है यूपीएससी में कभी कभी नाम पूछे जाते हैं, विशेष नाम। तो लिखा था फिशिंग टेक्निक्स, फिशिंग टेक्निक के बारे में रेफरेंस था। फिशिंग टेक्निक, फिशिंग टेक्निक मतलब मछली पकड़ने की विधि, मछली पकड़ने की 2 विधियों का जिक्र था। एक था थोट्टा, थोट्टा THOTTA, तो हिंदी में थोट्टा कर लीजिए आप लोग। और दूसरा था नाचू नाचू, गाना नहीं है, उसी से लीजिए नाचू करके हैं। तो ये फिशिंग टेक्निक है। थोट्टा में क्या होता है कि एक बांस से बनी हुई टोकरी होती है, बांस की टोकरी होगी जिससे पानी निकल जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, पानी जब मानसून का मौसम होता है तो पानी बहुत तेज से बहता है, तो पानी को चैनलाइज करके एक पतली गली रास्ते तक ले जाते हैं, नाली बना के, और फिर उस नाली के मुंह पर वो रख देते हैं। क्या, यही जो बांस की टोकरी होती है, तो पानी उसमें गिरता है, पानी नीचे निकल जाएगा, मछलियाँ उसमें रह जाएंगी। और नाचू वाले में ये लोग जाल का उपयोग करते हैं। तो इसका नाम है, बस आप लोग थोट्टा और नाचू जनरली याद रखिए बस, और कुछ इसमें है नहीं। यूपीएससी या पीसीएस में कभी कभार ऐसे पूछे जाते हैं। एक न्यूज द हिंदू से और है रणथंभौर की। कोई खास न्यूज ये है इसमें, जो कि मानव वन्यजीव संघर्ष हो रहा है, तो टाइगर रिजर्व है ना ये, तो टाइगर कुछ लोगों को निशाना बनाया है खाने के लिए। तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ है? राजस्थान में है जी, आप लोग सवाई माधोपुर में। ये याद कर लीजिए जो आपके लिए ज़रूरी है। अभी एक और आया था जहाँ हाथियों की मृत्यु हो गई है, उस टाइगर रिजर्व में। क्या नाम है उसका? एक तो ये हो गया, दूसरा है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, BTR बोलते हैं, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। यहाँ पर 11 हाथियों की मृत्यु हो गई थी, 11 हाथियों की। तो आपके लिए हाथी जरूरी नहीं है, 11 हाथियों की मृत्यु हो गई इसलिए न्यूज़ में था। आपके लिए जरूरी ये कि ये कहाँ पर है, तो MP में है। MP मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसा प्रदेश जो मध्य में हो। ठीक है, अगली आपके लिए न्यूज है एकदम बहुत ही, जोमेटो को आपने सुना होगा ना, जोमाटो, जिससे आप लोग खाना मंगवाते हैं। तो खाना मंगवाने की तो न्यूज नहीं है, जोमेटो एक लिस्टेड कंपनी है, ये भी न्यूज नहीं है। लेकिन आप पता कर लीजिए है क्या है, लिस्टेड कंपनी तो है। इस कंपनी को सेंसेक्स में शामिल किया जा रहा है, सेंसेक्स में शामिल। ठीक है, ये आपके लिए जरूरी है, सेंसेक्स में शामिल हो रही है जोमेटो। तो आपके लिए यूं ही होता कि आप लोग लिंक कर पाए, तो जोमेटो शामिल हो रही है। इसका हर 2-3 महीने पर रिव्यू होता है, तो कुछ कंपनियां सेंसेक्स में शामिल होती हैं, कुछ बाहर जाती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एम कैप। एम कैप इज नथिंग बट मार्केट कैपिटलाइजेशन। एम कैप, एम फॉर हो जाएगा मार्केट, कैप है कैपिटलाइजेशन का, कैपिटलाइजेशन। ठीक है, किसी कंपनी का एम कैप निकालना है तो शेयर, जो कुल शेयर हो उसके, वो गुणे एक शेयर की कीमत, तो उसका एम कैप निकल आएगा। अब यहाँ एक बात और समझ ही लीजिए, एक जैसे किसी कंपनी के 100 शेयर हैं और उसकी कीमत है एक शेयर की 50 रुपये, तो एम कैप कितना हो जाएगा इसका? 5,000 रुपये। अब बताइए, क्वेश्चन कभी भी पूछ लिया जाता है, यहीं से आ ही गया तो समझ लेते हैं कि क्या एम कैप स्थिर रहता है? एम कैप स्थिर रहता है, कांस्टेंट? जवाब है नहीं। किसी कंपनी का जो शेयर का जो मूल्य होता है, क्यों?
स्टॉक मार्केट जो होता है तो शेयर का मूल्य बदलता रहता है हर समय। मार्केट जब खुलता है ना तब शेयर का मूल्य बदलता रहता है। अतः अब शेयर कभी किसी का 50 था 60 हो गया तो हो जाएगा 6,000 हो जाएगा एम कैप। अतः एम कैप भी बदलता रहता है। आप लोग सोच रहे होंगे शेयर का प्राइस क्यों बदलता है। शेयर जब खरीद बिक्री होती है, जब डिमांड बढ़ जाती है तो कीमतें बढ़ने लगती हैं, वो अलग मुद्दा है, इतना आपके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, आपके लिए एम कैप जरूरी था। एम कैप स्थिर रहता है नहीं। एम कैप कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने देख लिया। सेंसेक्स हमारे लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि इसमें कितनी कंपनियां होती हैं, 30 कंपनियों के शेयर शामिल होते हैं और ये रिवाइज होते रहते हैं। तो जोमेटो को इसमें शामिल किया जाएगा। 30 कंपनियों के शेयर्स होते हैं इसमें। सेंसेक्स क्या होता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है, BSE का सूचकांक है। सेंसेक्स इज नथिंग बट सेंसिटिव इंडेक्स, इसीलिए बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, संवेदी सूचकांक, जो बहुत ही संवेदनशील है। जैसे कि अभी आपके आते हैं, जैसे हमारे यहाँ का सेंसेक्स हो गया BSE, एक होता है डोलेक्स अपने यहाँ का, जो डॉलर में होता है, डॉल फॉर डॉलर, ये डॉलर में होता है। जैसे कि कोस्पी है आपका, कोस्पी कहाँ का है, कोफार कोरिया का हो गया। एक है FTSE होता है, वो कहाँ का है, FTSE, ये लंदन का है। न्यूयॉर्क का एक होता है, क्या नाम है उसका, डो जोन्स, ये हो गया आपका न्यूयॉर्क में है। तो ये कुछ हमने नाम बता दिए जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपके लिए जोमेटो इम्पोर्टेंट नहीं है, जोमेटो सेंसेक्स में शामिल हुआ इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सेंसेक्स में कितनी कंपनियां होती हैं, 30 होती हैं, और जोमेटो शामिल हुआ है इसका मतलब क्या है, इसमें कंपनियां अंदर और बाहर होती रहती हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर एम कैप, मतलब उनके एम कैप के आधार पर वो अंदर बाहर, प्लस और पैरामीटर्स भी हैं, केवल वही पैरामीटर नहीं है। तो आपके लिए इतना ही जरूरी है कि एम कैप के आधार पर या कुछ अन्य पैरामीटर्स के आधार पर सेंसेक्स में शामिल होती हैं कुछ कंपनियां, कुछ बाहर होती हैं। ठीक है, फिक्स नहीं होती है कोई कंपनी, एम कैप बदलता रहता है। तो होप सो आज हम लोग यहीं से एंड अप करते हैं, कल हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।